ज्ञान सभा जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाया जाता है प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 से 5:30 बजे। ये ज्ञान सभा है थॉट लीडर्स, एक विचार मंच जो कि हमारे समाज के विभिन्न जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है और विचार से ही समाज का निर्माण संभव है। आज इस ज्ञान सभा का जो विषय है वो है ग्रामोत्थान। मुझे एक कविता याद आती है ज्योति व्यास जी की कि बहुत याद आता है मेरा छोटा सा गांव, बहुत याद आता है मेरा छोटा सा गांव, आईने सी बहती नदी और पीपल की छांव, बहुत याद आता है मेरा छोटा सा गांव। तो आज का जो विषय है वो ग्रामोत्थान है। मैं डॉक्टर जया आनंद आप सबका एक बार फिर अभिनंदन करती हूँ। ग्रामोत्थान जो विषय है इसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ग्राम तीर्थ योजना के नाम से इसे बताया। ग्राम तीर्थ योजना जिसमें गांव जो है वो भारत की आत्मा कहा गया है और जब गांव विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। ग्राम तीर्थ योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव, भारत का हर गांव स्वावलंबी हो, वहाँ पे शिक्षा हो, कोई व्यसन ना हो, ऐसे गांव की संकल्पना की गई और इस ओर अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा, बाल संस्कार शाला, गौ संरक्षण, स्वावलंबन के अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि इस ग्रामोत्थान विषय पर हमारे दो प्रतिनिधि, बहुत जाने माने परिचित प्रतिनिधि हैं जो अपने विचार यहाँ रखेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय श्री डीपी सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे आएं और इस विषय पर, ग्रामोत्थान विषय पर विस्तार से चर्चा करें। ग्रामोत्थान जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे जो आदरणीय श्री डीपी सिंह जी हैं, जिन्हें हम स्नेह से बाबूजी कहते हैं, आप इस विषय पर हमें बताएंगे। और आप रूरल एक्सपर्ट हैं और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि नालंदा जैसे समकक्ष विश्वविद्यालय है, ये ऐसे विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं और अनेक सारी योजनाओं से, जो गांव से संबंधित योजनाएं हैं उसमें आपका बहुत अग्रणी भूमिका रही है। 2017 में जब आदर्श गांव की स्थापना का लक्ष्य रखा गया तो आपने इस ओर बहुत कार्य किया है और इसके अलावा सोलर एनर्जी है, मधुपालन, मधुमक्खी पालन, इस कार्य में केचुआ पालन, जिसके द्वारा स्वावलंबन जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, गांव स्वावलंबी बनते हैं, इस ओर आपका बहुत कार्य है। मैं आदरणीय श्री डीपी सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे इस विषय पर हमें विस्तार से बताएं। परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी के लक्ष्य में आज की चर्चा में जो विषय आप लोगों ने दिया है ग्राम उत्थान, इसमें यदि हम बात शुरुआत करें परम पूज्य गुरुदेव की योजना जो विश्वव्यापी सबको परिचित है, युग निर्माण योजना। युग निर्माण योजना में गुरुदेव ने 2 लक्ष्य रखे। धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का जागरण। भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत की करीब 70% जनता गांव में निवास करती है, इसलिए भारत का उत्थान तभी संभव है जब गांव का उत्थान। इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ग्राम उत्थान पर जोर दिया और ग्राम उत्थान को उन्होंने एक योजना के नाम से बताया, जिसका नाम रखा ग्राम तीर्थ योजना। ग्राम तीर्थ योजना का तात्पर्य है कि प्रत्येक गांव
भारत में लगभग 7 लाख गांव, 7 के 7 लाख गांव एक ग्राम तीर्थ के रूप में विकसित हुए। और इसी विकास की श्रृंखला को गुरुदेव ने बोला है कि ग्राम उत्थान में काम करने वाले लोग, ग्राम उत्थान के लिए काम करने वाले, ग्राम विकास के लिए काम करने वाले, ये माना जाएगा कि ग्राम देवता की पूजा कर रहे हैं। इसको ग्राम देवता की पूजा से कम ना माना जाए। उसी चीज को उन्होंने 7 बिंदु उसमें कहे ग्राम तीर्थ योजना में। पहला बिंदु उन्होंने, दूसरा स्वस्थ, तीसरा शिक्षा, चौथा स्वावलंबन, व्यसन मुक्त, संस्कार युक्त, सहयोग सहकार से भरा पूरा गाँव। एक बार फिर ये 7 पॉइंट: स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, व्यसन मुक्त, संस्कार युक्त, सहयोग सहकार से भरा पूरा गाँव। ये 7 बिंदु होंगे तब हम मानेंगे कि गांव हमारा आदर्श गांव है और इस गांव को विकसित किया। इसको लागू करने के लिए जो गुरुदेव किया पूरी निर्माण योजना के लिए ही वो सोचा कि पहले हमें व्यक्ति निर्माण करनी पड़ेगी। व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, तब होगा समाज निर्माण। ये व्यक्ति निर्माण ही कार्य है शांति कुंज का है, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का है। इसी से हम लोग कर रहे हैं। व्यक्ति निर्माण के लिए गुरुदेव ने जो सूत्र दिए हैं वो आप सबको जो गायत्री परिवार हैं वो जान रहे होंगे कि हमारे यहाँ एक बेसिक कोर्स चलता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जिसको हम 9 दिवसीय साधना सत्र कहते हैं। उसके बाद 30 दिन का सत्र है, युग शिल्पी, तीसरा है एक परिवारक सत्र, उसके बाद स्वावलंबन के सत्र हैं, 9 दिन के सत्र हैं, फिर 3 वर्ष का बैचलर रूरल स्टडीज का कोर्स है, फिर 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें मेडिसिन प्लांट साइंसेस के नाम से हम लोग हैं। ये सारे के सारे कार्यक्रम ग्राम उत्थान के लिए। इन सब कार्यक्रमों को लिए जब एक हम लोग बात करते हैं किसी एक गांव विशेष की, तो गांव विशेष के लिए हमको एक व्यक्ति विशेष चाहिए। जैसे आज ही हमारे साथ में भाई पवार, तो एक व्यक्ति जिन्होंने अपने एक गांव को आदर्श गांव बनाया और ये देखा कि हाँ उन्होंने बिना किसी और साधन के अपने जो भी सरकारी कार्यक्रम थे उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के एक व्यक्ति आ गया और उसने एक ऐसा आदर्श गांव विकसित किया जिसकी आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा है। तो क्या एक व्यक्ति हुआ? तो हमारी प्रयास क्या है? हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक गांव के लिए कम से कम एक व्यक्ति ऐसा निर्मित करें जो अपने अपने गांव को आदर्श गांव बना सके। इसी काम के लिए बहुत साधन चाहिए। साधन के लिए गुरुदेव ने सिंपल सी 2 चीजें दे दी हमको, 2 योग दे दिए, संविधान, दूसरा का नाम अष्टक। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के सारे कार्यक्रम इन 2 कार्यक्रमों के आधार पर ही चल रहा है। इसका नाम है संविधान और अष्टक। इसका टूल दिया। हम लोगों को ध्यान है कि हम बहुत कोशिश करके, पूरा भारत सरकार ही, प्रदेश की सरकारें भी काम करती रहती हैं कि हम काम कर रहे हैं ग्राम विकास का। पिछले 70 साल से सारी सरकारें इस काम पर लगी हुई। साधनों की भी कमी नहीं है, फंड्स हैं, पर हम लोग यदि सरकारी अधिकारी तौर पर इन कार्यक्रमों के लिए जाते थे तो लोग बाग पूछते थे कि हमारे लिए क्या लेके आए। एक ही बात होती, कोई दूसरी बात नहीं होती। तो गुरुदेव ने उसका एक दूसरा तंत्र इकट्ठा किया, तो एक तंत्र तैयार किया और उस तंत्र का नाम रखा धर्म तंत्र से लोक शिक्षण। और आप ये मानेंगे, युगाती पर
कि जब कोई भी बात हमको उनसे मनवानी होती है, गांव वालों से करवाना होता है, तो हम धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की बात करते हैं और उसी से हमारे जितने कार्यक्रम हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ग्राम विकास में भी यही स्थिति है। एक एक बिंदु की यदि बात करूं, यह स्वच्छता आंदोलन हमारा। स्वच्छता में हम लोग, सबसे पहली बात है जो हमारा विचार क्रांति अभियान है कि जब तक मनुष्य की मानसिकता में स्वच्छता नहीं आई, तब तक हम स्वच्छता को किसी भी तरीके से लागू नहीं करा सकते। इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर। एक छोटी सी 24 पेज की किताब है, गंदगी की घृणित असभ्यता। मैं फिर नाम रिपीट कर रहा हूँ, गंदगी की घृणित असभ्यता। उसमें गुरुदेव ने परिभाषित किया है कि स्वच्छता क्या है और गंदगी क्या है। ये बहुत अच्छे से यदि कोई आदमी इस किताब को पढ़ेगा तब बारीकी से पता लगेगा कि गंदगी के माने क्या हैं। गुरुदेव ने यहाँ पे भी कहा है कि यदि कहीं पर एक भी मक्खी या एक भी मच्छर है तो समझिए भी सफाई का कार्यक्रम हमारा अधूरा है। एक भी मक्खी या मच्छर होना क्या मतलब है कि ये गंदगी के इंडिकेटर हैं, ये गंदगी के सूचक है। इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान है। इस पे बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग यहाँ चलती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, कूड़ा करकट प्रबंधन, सारा इसी के काम है। और फिर इसी में हम लोग हर सामान का रीयूज, रिपेयर और रिसाइकिल, इस पर जोर देते हैं। हम लोगों को ये, आप जो भी लोग यहाँ मिशन में आते हैं, शांति में आते हैं, मालूम होगा शांति कुंज और गायत्री कुंज का समस्त कूड़ा हम यहाँ ला करके प्रोसेस करते हैं गौशाला में। एक भी कूड़े का 1 ग्राम कूड़ा भी हम लोग नगर पालिका को नहीं देते। इसमें से 93% कूड़ा हम लोग रिसाइकिल करते हैं। 7% कूड़ा ऐसा आता है अभी जिसको हम लोग रिसाइकिल नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बहुत सारी नगर पालिकाएं, बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं और जा करके देखते हैं और अपने यहाँ उसको लागू करते हैं। दूसरी बात आती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में गुरुदेव ने कहा कि रहन सहन और आहार विहार इस तरह का हो कि बीमार पड़ना ही ना पड़े, बीमारी की आवश्यकता ना पड़े। तो फिर हमको स्वास्थ्य के लिए और जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी यदि पड़ती है तो अल्टरनेट चिकित्सा। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना, या और बढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, ठीक आ रही है आपकी आवाज। तो इसमें यह अल्टरनेट थेरेपी जितनी है उन सब का प्रयोग या हम लोग मिशन में करते हैं। खास तौर से प्राकृतिक चिकित्सा, गौ आधारित चिकित्सा और जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा, क्योंकि ये सब वो चिकित्साएं हैं जो गांव में हो पाना संभव है। उसके प्रशिक्षण भी हमारे चलते हैं और उनमें प्रशिक्षण के साथ साथ कौन सी औषधियाँ ऐसी हैं जो प्रत्येक गांव में हम लोग लगा सकते हैं। वे औषधियाँ छोटी मोटी चीज़ें जैसे तुलसी है, गिलोय है, कालमेघ है, पीपली है, अश्वगंधा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रत्येक गांव में आसानी से पैदा हो सकती हैं। यदि यही जड़ी बूटियाँ गांव में उपलब्ध रहें तो 80% बीमारियां इन जड़ी बूटियों से कवर हो सकती हैं। मात्र 20% के लिए आपके बीमार भाइयों को बाहर की जाने की आवश्यकता पड़े। ये बिंदु इस तरह के हैं जिन पे कम से कम 1 घंटे की चर्चा होनी चाहिए, पर मैं बिंदुवार कवर करके सीमित समय में इसे समाप्त कर रहा हूँ। तीसरी बात है शिक्षा की। तो गुरुदेव ने जोर दिया है, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी गलत काम या बड़े घोटाले, बड़े षड्यंत्र जो भी हुए हैं वो सब शिक्षित लोगों के द्वारा ही हुए। क्यों? कि वो मात्र शिक्षा उनको मिली है, विद्या नहीं मिली, संस्कार नहीं मिला। हम लोग प्रेरणा करते हैं कि बच्चों को शुरू से ही संस्कार दें और उसके लिए बाल संस्कार शालाएं, जो आज लगभग 10,000 से ज़्यादा बाल संस्कार शालाएं नियमित रूप से देश में चल रही हैं, उनमें संस्कार देने का काम हम लोग करते हैं। इसके अलावा गुरुकुल पद्धति है, उसको लागू करने का प्रयास है। हम लोग ये चाहते हैं हमारी 200 से ज़्यादा गौशालाएं
भारतवर्ष में कार्यरत हैं, उन सभी गौशालाओं में चिकित्सा और गुरुकुल पद्धति की शिक्षा पद्धति उनको हम लोग लागू करना है। खास तौर से अभी जैसे हमारा सेंधवा है, सेंधवा में हम लोग बहुत अच्छा गुरुकुल चलाते हैं, है। इसी तरह से बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में यहाँ भी गुरुकुल चलता है। इस तरह से अनेक छोटे छोटे प्रयोग भी हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी गांव में हम लोग अभी पहुंचे हों, पर पहुंचने का इरादा यही है। यदि हमारी टीम तैयार हो जाती है, व्यक्ति निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है, तो सभी गांव में गुरुकुल व्यवस्था हम लोग लागू करें। नेक्स्ट बिंदु आता है शिक्षा के बाद स्वावलंबी। स्वावलंबी बहुत बड़ा है। विनोबा भावे जी कहते थे कि भारत गुलामी से पहले स्वतंत्र था और उसके गांव भी स्वतंत्र थे। स्वतंत्र ही नहीं थे, स्वावलंबी थे। किसी भी गांव को केवल दो चीजों के अलावा और सोना चांदी के अलावा शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गांव की सारी आवश्यकताएं गांव से पूरी होती। गुलामी का टाइम आया 1000 साल पहले, उस टाइम भी गुलाम देश हुआ, देश गुलाम हुआ, पर गांव गुलाम नहीं हुए। गांव स्वावलंबी बने रहे, गांव स्वतंत्र बने रहे, गांव अपने आप में स्वावलंबी थे, उन पर किसी प्रकार का गुलामी का प्रभाव नहीं था। परंतु आखिर के जो 200 साल ब्रिटिश के आए हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज आप पर किया है, उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कार्य ये था कि स्वावलंबी गांव को स्वावलंबन से बंद किया जाए। था उनकी इंडस्ट्री जो मानचेस्टर में कपड़ा बनता था या और चीजें बनती थी, उसके लिए उनको दिक्कत, तो उन्होंने गांव के स्वावलंबन को नष्ट। गांव हमारे इतने ही स्वावलंबी नहीं थे, वहाँ की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था भी केवल गांव में ही होती थी। यानी न्याय के लिए भी हम किसी न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाते। परंतु दुर्भाग्य क्या है, विनोबा जी ने लिखा कि आज देश तो आजाद हुआ, तो गांव आजाद नहीं हुए। देश स्वतंत्र देश है, परंतु गांव स्वावलंबी हैं, स्वतंत्र नहीं है, अपने पैरों पर नहीं खड़े। ये सारी जो चर्चाएं हो रही हैं, और आज हम लोगों ने अपने पवार भाई को बुलाया है, वो केवल इसीलिए बुलाया है कि गांव को फिर से किस प्रकार से हम लोग स्वावलंबी करें, किस प्रकार से गांव अपने पैरों पर खड़े हों, कैसे हम लोग दूसरों पर निर्भर होना छोड़ें। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, समय की मर्यादा है, यहाँ चर्चा में नहीं ला जा सकते। परंतु एक छोटी सी बात गुरुदेव ने बार बार कहा है, आने वाले समय में कपड़ा जैसी चीज भी गांव में फिर से बनना शुरू होगा। यदि बड़ी मिलें कपड़ा बनाएंगी तो मात्र शहरों के लिए बनाएंगी या एक्सपोर्ट के लिए बनाएंगी। गांव की कपड़े की जरूरत 70% आदमी की कपड़े की जरूरत गांव से ही पूरी करेंगे। गांव की कपास, गांव की बुनाई, गांव की कताई और गांव में ही सारा कपड़े की तैयारी। तो उससे क्या होगा, एक छोटा सा ये जी बिंदु है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत जोर दिया है खादी पर, और उन्होंने कहा कि खादी का कम से कम एक रुमाल तो सब लोग इस्तेमाल करेंगे। परंतु गुरुदेव कहते थे कि गांव की समस्त कपड़े की आवश्यकता गांव से ही पूरी हो, यानी हथकरघे से ही पूरी हो। यह अकेला ही ऐसा प्रोग्राम है कि भारत की बेरोजगारी की समस्या को अकेला कार्यक्रम दूर कर सकता है। और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, अभी गौपालन का कार्यक्रम है, जैविक कृषि का कार्यक्रम है, और विस्तार से इस पर बात हमारे पवार भाई जी करेंगे। मैं अगला बिंदु लेता हूँ, स्वावलंबी के बाद है व्यसन मुक्ति। व्यसन मुक्ति बड़ा भारी चैलेंज है इस देश के लिए। क्यों है? गुरुदेव ने लिखा है, आप भी अपने आंकड़े देख सकते हैं, व्यसन पर भारतवर्ष में भारत के रक्षा बजट से भी ज्यादा खर्च होता है। यानी भारत का जितना रक्षा बजट है, उससे कहीं ज्यादा भारतवर्ष में व्यसन पर बर्बादी हो रही है। हमारा कार्यक्रम है, व्यसन से बचो, सृजन में, व्यसन से बचाओ, सृजन में लगाओ। इस बात को गुरुदेव ने बार बार कहा है। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल, और इसके भी हमारे पास में महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में
शाली टांडा एक गांव है, यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता डिमनिया भाई आदिवासी हैं, आदिवासी क्षेत्र में ही काम करते हैं। 3-4 राज्यों को, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बहुत सारे इलाके में डिमनिया भाई ने लाखों परिवारों को, बात कर रहा हूँ मैं, हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, अकेले एक व्यक्ति ने लाखों परिवारों से व्यसन छुड़वाया है और मांसाहार छुड़वाया है। वे आदिवासी जिनका रोजाना मांसाहार और शराब दोनों चीजों का रोजाना का साथ था, वो उनके भोजन में शामिल थी। उन्होंने लाखों परिवारों को व्यसन से मुक्त कराया है। और हमारा ये वर्ष तो विशेष रूप से व्यसन मुक्ति, व्यसन भारत छोड़ो एक नारा हम लोगों ने दिया है। जगह जगह पर हमारी टोली, हमारी टीम जाती है और इसकी एक हम लोगों की मोबाइल वैन बनी हुई है, ज्ञान रथ बना हुआ है, जो व्यसन पर पूरे भारत को जागरूक कर रहा है। और अलग से मैं छोटा सा बिंदु वृक्षारोपण का है, क्योंकि आज की तारीख में इस देश को ये सबसे अधिक आवश्यकता है तो 2 विषयों की है। सबसे प्राथमिक विषय है वो जल संरक्षण, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरे पे हम आते हैं गौपालन और जैविक कृषि। तो जल संरक्षण काम में मिशन की जागरूकता अभियान बहुत तेजी से काम कर रहा है। साथ ही ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो केवल जल संरक्षण के ही काम में लगे हैं। यदि मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूं तो हमारे जालना में रघुनंदन जी हैं, रघुनंदन लोहाटी जी, आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा, जिन्होंने पिछले जब जालना में अकाल पड़ा था तब ये व्रत लिया। वो एक बिल्डिंग, उनका इस विषय से कोई लेना नहीं था, परंतु गांव में गए और गांव को उन्होंने केवल जल संरक्षण के शुरुआत में काम किया कर रहे हैं। और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में हम लोगों ने एक तालाब अभियान चलाया है। एक ही कारण, हमारे योगेंद्र गिरी जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के देवास में रिकॉर्ड नंबर ऑफ तालाब किसानों के खेतों में तैयार करे हैं और तो बहुत ऊपर आया है और उनको इसी काम के लिए राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, हमारे योगेंद्र गिरी जी। एक बहुत बड़ा मॉडल गुजरात में तैयार हम लोगों ने अंबाजी किया है, जिसमें मंदिर से ही पानी इकट्ठा करके आसपास की पानी की आवश्यकता पूरा किया है। तो जल संरक्षण पे बहुत काम है। वृक्षारोपण इसके बाद का है, नंबर 2 पे हम लोग मानते हैं यदि इस देश को बचना है तो जल संरक्षण और वृक्षारोपण को एक प्रायोरिटी आइटम के रूप में लेना पड़ेगा। वृक्षारोपण पे हमारे यहाँ बहुत हो रहा है। जैसे एक हमारी कलकत्ता की युवा टीम है, तो पिछले 500 सप्ताह से, यानी लगभग 10 वर्षों से प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण करते हैं और पिछले लगाए हुए वृक्षों की देखभाल करते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में बुरहानपुर है, बुरहानपुर में एक प्रोफेसर है मनोज तिवारी, उन्होंने एक व्रत लिया, एक पहले पहाड़ी को, ऐसी पहाड़ी को टच किया, यहाँ पर एक तिनका भी नहीं होता था, यहाँ एक धूल का कण नहीं था, ठोस पत्थर थे। उन्होंने कुदाली से काट काट के 3 साल में उस पहाड़ी पर वृक्षारोपण किया। आज वो पहाड़ी पूरी तरह से हरी है। उस पहाड़ी का मॉडल देख करके आज हमारी 200 से अधिक पहाड़ियां, यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था, आज लहला रही हैं, हरित क्रांति हो रही। इसके बाद हमारा प्रोग्राम आता है गौशालाओं का। गाँव के कार्यक्रम में हम लोगों का ये प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा है, गुरुदेव का इस पर विशेष जोर था। गौशालाओं में एक ही चीज को मैं बता दूं क्यों इतनी इंपॉर्टेंस गौशालाओं को हम लोग देते हैं। यदि आप देखें विजन 2020, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक किताब लिखी है, उसमें टेबल है जो उन्होंने दी है, दुनिया में गायों की उत्पादक क्षमता क्या है। उस उत्पादक क्षमता में जो पहली लिस्ट उन्होंने दी है, सबसे ऊपर नाम एक आया है इजराइल में, जो मिल्क प्रोडक्शन एक गाय का है एक वर्ष का, वो 10,000 लीटर, जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, जो सर्वोच्च है। इसके अलावा जो नीचे नाम आते हैं डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आखिर में एक नाम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है भारतवर्ष। भारतवर्ष का औसत प्रोडक्शन जो मिल्क का है पर कैपिटा वो 500 लीटर, यानी कहाँ 10,000 लीटर है और कहाँ 500 लीटर है।
बहुत बड़ा अंतर है। अब हमको ये गैप पूरा करना है। 500 लीटर से हम लोग 10,000 की बात, हम 5,000 की बात करें, 5,000 लीटर पर औसत प्रोडक्शन कैसा है। जो लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि हमारे कुछ क्षेत्र इस तरह के हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश भी है, यहाँ पर गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो औसतन 100 लीटर भी एक साल का नहीं होता, 100 लीटर भी नहीं होता। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है, बड़ी शर्म की बात है एक तरह से हम कहने को, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कैटिल है तो हम मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 पर हैं, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कंट्री है ये। परंतु क्या करेंगे आप 130 करोड़ के लोग हैं, सबसे ज़्यादा आपके यहाँ कैटिल पॉपुलेशन है, पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है वो मिनिमम है और पर कैपिटा कंजम्पशन भी मिनिमम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गौशालाओं में 4 कार्यक्रम चलाए हैं। सबसे पहला कार्यक्रम है नस्ल सुधार कार्यक्रम, यानी जो गाय आज 1 लीटर आधा लीटर दूध रोजाना देती है, या जिसका 50 से 100 लीटर एक साल का प्रोडक्शन है, उसको हम 5,000 लीटर तक कैसे पहुंचाएं। ये कार्यक्रम यहाँ पिछले 20 वर्षों से चल रहा है और आपको जानकर हर्ष होगा कि हम यहाँ पर जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो 1 लीटर वाली गाय माता हमने ली थी, उनकी तीसरी पीढ़ी 14 लीटर दूध पर आ गई है। 1 लीटर से 14 लीटर पे हम पहुंच गए हैं और हम निश्चित रूप से आपको बता सकते हैं कि हम 15 से 20 लीटर पे उन गायों को लेकर के आएंगे। दूसरी एक आवश्यकता है चारे की। पूरे देश में चारे पर बहुत क्राइसिस है। अभी हम लोगों का ज्ञान चारे के विषय में 50% भी नहीं है। इस चारे के बारे में जानकारी, चारे के बारे में प्रोडक्ट प्रशिक्षण, ये यहाँ पर दिया जाता है अपनी गौशालाओं में। तीसरा बिंदु है गौ उत्पाद, यानी जब गाय का दूध कम है तो गोबर गौमूत्र से गौशालाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। इसका मॉडल शांतिकुंज में है, अमरखेड़ा में है, हमारी दूसरी गौशालाओं में है कि हम बिना दूध के भी गाय को इकोनॉमिकली वायबल बना सकते हैं केवल गौमूत्र के आधार पर। इसके बाद आते हैं बैल चालित कृषि यंत्र। इसकी अभी बहुत ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, बहुत अवेयरनेस की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा विषय है। आज हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारा किसान का साइज है, वो मशीन का साइज नहीं है। दूसरे ये भी बात जरूरी है कि हम जैविक कृषि डीजल के आधार पर नहीं कर सकते। यदि डीजल का धुआं खेत में है तो उसके उत्पाद को हम जैविक उत्पाद नहीं कर सकते। हमको पशु आधारित कृषि पर आधार पड़ेगा। हमारी होल्डिंग छोटी है, 2 हेक्टेयर से भी कम हमारी होल्डिंग है, 5 एकड़ से भी कम हमारी होल्डिंग है। तो 5 एकड़ के खेत में हम लोग बैल चालित कृषि यंत्रों के आधार पर ही खेती करेंगे। सरकार का हमारा प्रयास है और बहुत सारे बहुउद्देशीय कार्यक्रम हैं। और यदि स्वावलंबन में हम लोग बात करेंगे, जैसे बहन जी ने बताया था, कुछ चीजें ऐसी महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए, जैसे मधुमक्खी पालन की बात की। मधुमक्खी पालन पे छोटा सा जिक्र मैं कर दूं, गुरुदेव ने 1984 से ही शांति कुंज में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण शुरू किया था। इन्हीं कारणों से बीच में बंद हुआ। 95 से फिर इस कार्यक्रम को लिया गया। 95 से जो कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया है, मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बता दूं। उस टाइम मधुमक्खी के एक डब्बे से हम लोग 10-12 किलो शहद निकालते थे, जब इसी डब्बे से दुनिया का औसत प्रोडक्शन 100 केजी। उस पर काम किया गया, जो भी हमारी कमियां थी उसको दूर किया गया और उन कमियों को दूर करने के बाद अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि हम 70-75 किलो प्रति बॉक्स के प्रोडक्शन पे किलो से आ गए हैं। और भारत में ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। एक ऑन एवरेज ये कुछ है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कुछ है ज़्यादा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आज हमारा प्रोडक्शन जहाँ 95 में मुश्किल से 50 टन हनी हम लोग पालतू मवेशी का पालते थे, मुश्किल से 50 टन, वहाँ आज 2.5 लाख टन हनी भारतवर्ष पैदा करता है, जिसमें से 50,000 टन शहद हम लोग विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें विशेष तौर पे ज़्यादा शहद अमेरिका को जाता है। यानी लगभग 2 लाख टन हनी का कंजम्पशन आज भारत में है। वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहाँ कहीं बुक्स में नहीं आता है।
हमारे जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो 1 लाख टन से भी नीचे हैं, परंतु एक्चुअल हनी प्रोडक्शन 2.5 लाख टन से ऊपर है। इसी तरह से दूसरा एक बड़ा प्रोग्राम है जिसको हम लोग केंचुआ पालन के नाम से कहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ और नाम उसका है, वर्मी कंपोस्ट को हम यदि कहें। इसमें भी लाखों बच्चे स्वावलंबी हैं, बड़े काम कर रहे हैं, बिना किसी लागत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना गवर्नमेंट की सहायता के, बिना किसी सरकारी बैंक के इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। और ये भी हायर इनकम ग्रुप तक का है। इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो सालाना जिनकी आमदनी 1 से 1.5 करोड़ रुपए सालाना होती है। मधुमक्खी पालन भी इसी तरह का काम है, ये भी हायर इनकम ग्रुप की आइटम है। कोई भी आदमी कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशन की बंदिश नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो आदमी ये सोच के चले कि मुझे मधुमक्खी पालन को अपने लिए करना है, तो वो भी 1.5-2 करोड़ रुपए सालाना मधुमक्खी पालन से आमदनी कर सकता है, स्वावलंबी बन सकता है और खेतों की उपज को बढ़ा सकता है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। यदि कोई प्रश्न होगा तो बाद में कर लिया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। सूचना है उस पर आपने बहुत विस्तार बहुत सुंदर तरीके से आया। और साथ ही आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ग्राम विशेष के लिए एक व्यक्ति विशेष, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति निर्माण से ही समाज निर्माण, ग्राम निर्माण और उससे देश का निर्माण होता है। और जब व्यक्ति विशेष की बात आप कर रहे हैं तो हमारे बीच पोपटराव पवार जी हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, जिन्होंने हिवड़े बाजार जैसे गांव का पूरा कायाकल्प कर दिया। हम उनसे जुड़ेंगे। उससे पहले हम एक ग्रामोत्थान विषय पर एक सुंदर गीत सुनेंगे। ग्राम स्वावलंबन का हमने शुरू किया अभियान, मिलकर करें सभी श्रमदान, गांव की बढ़े इसी से शान। ग्राम तीर्थ विकसित करने का शुरू करें अभियान, गांव की बढ़े इसी से शान, मिलकर करें सभी श्रमदान। ग्राम तीर्थ विकसित करने का, ग्राम तीर्थ विकसित करने का शुरू करें अभियान, मिलकर करें सभी श्रमदान, गांव की बढ़े इसी से शान, गांव की बढ़े इसी से शान, मिलकर करें सभी श्रमदान। गांव में हो प्यार मोहब्बत, जाति पाति का भेद नहीं, गांव में हो प्यार मोहब्बत, जाति पाति का भेद नहीं, मिलजुल कर सब रहें एक संग, किसी बात का खेद नहीं, मिलजुल कर सब रहें एक संग, किसी बात का खेद नहीं। ग्राम तीर्थ है जहाँ जहाँ, ग्राम तीर्थ है जहाँ वहाँ हो हर मानव गुण खान, गाँव की बढ़े इसी से शान, गाँव की बढ़े इसी से शान। गाँव की गलियाँ सुंदर हो घर द्वार, गाँव की गलियाँ सुंदर हो घर द्वार, घर आंगन में हो खुशहाली सुखे रहे परिवार, घर आंगन में हो खुशहाली सुखी रहे परिवार। सामूहिक पुरुषार्थ करें हम, सामूहिक पुरुषार्थ करें हम, करें ग्राम उत्थान, गांव की बढ़े इसी से शान, गांव की बढ़े इसी से शान। गौ माता का दूध दही घी जीवन स्वस्थ बनाता, गौ माता का दूध दही घी जीवन स्वस्थ बनाता, जिस घर में हो गाय वही घर स्वच्छ पवित्र कहता, जिस घर में हो गाय वही घर स्वच्छ पवित्र कहता। दूध दही की नदी बहे तो, दूध दही की नदी बहे तो बढ़े देश की शान, गांव की बढ़े इसी से शान, गांव
की बढ़े इसी से शान। हो कुटीर उद्योग गांव में मिले सभी को काम। हो कुटीर उद्योग गांव में मिले सभी को काम। पढ़ना लिखना सीखे हम साक्षर हो गुणधाम। पढ़ना लिखना भी सीखें सब साक्षर हो गुणधाम। स्वावलंबी हो गांव हमारा, स्वावलंबी हो गांव हमारा, हो सबको यह ज्ञान। गांव की बढ़े इसी से शान, गांव की बढ़े इसी से शान। व्यसन मुक्त हो गांव हमारा, स्वस्थ रहे इंसान। व्यसन मुक्त हो गांव हमारा, स्वस्थ रहे इंसान। सद्वृत्ति अपनाए सब जन बने उदार सुजान। सद्वृत्ति अपनाए सब जन बने उदार सुजान। प्रेम प्यार सहकार बढ़े हर, प्रेम प्यार सहकार बढ़े हर घर हो सुख की खान। गांव की बढ़े इसी से शान, गांव की बढ़े इसी से शान। ग्राम तीर्थ विकसित करने का, ग्राम तीर्थ विकसित करने का शुरू करें अभियान। मिलकर करें सभी श्रमदान। गांव की बढ़े इसी से शान, गांव की बढ़े इसी से शान। ग्राम स्वावलंबन का हमने, ग्राम स्वावलंबन का हमने शुरू किया अभियान। गांव की बढ़े इसी से शान, गांव की बढ़े इसी से शान। मिलकर करें सभी श्रमदान। गांव की बढ़े इसी से शान, गांव की बढ़े इसी से शान। गाँव की बढ़ी इसी से शान, ये प्रज्ञा गीत हमने सुना। सुमधुर गीत में जो 7 बातें बताई अभी श्री डीपी सिंह जी ने बताई थी, आदरणीय श्री डीपी सिंह जी ने, उन्हीं 7 बिंदुओं को चरितार्थ किया है आदरणीय श्री पोपटराव पवार जी ने। उन्होंने जो 7 बिंदु बताए, स्वावलंबन, स्वच्छता, व्यसन मुक्त गांव, संस्कार युक्त गांव, जल संरक्षण, इन सभी बातों को चरितार्थ किया आदरणीय पोपटराव पवार जी ने। और बड़े सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में हैं यहाँ। उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं पोपटराव पवार जी को। और उन्होंने हिवड़े बाजार, जो कि अहमदनगर जिले का जो गांव था, उसका काया पलट कर दिया, जो कि एक सूखाग्रस्त गांव था, जो कि व्यसन से युक्त गांव था, जहाँ पे जहाँ शिक्षा थी, ऐसे गांव का परिवर्तन पूरी तरह से किया। और साथ ही वो पेशे से उन्होंने जो है पोस्ट ग्रेजुएट, वो वहाँ के अपने गांव के पहले पोस्ट ग्रेजुएट थे। और उसके बाद वो इस समाज सेवा से जुड़ गए, गांव के सरपंच बने। और फिर गांव एक, जो हम कह रहे हैं ग्राम तीर्थ योजना, उसका साकार रूप हिवड़े बाजार बना। और 2007 में जब वो सरपंच थे तो ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। और फिर 2020 में आदरणीय श्री पोपटराव जी पवार को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया। मैं आदरणीय पोपटराव पवार जी से निवेदन करूंगी कि वे आएं और अपने विचार ग्रामोत्थान विषय पर रखें। सादर निवेदन है आदरणीय पोपटराव पवार जी। तो मैं आप सबके बीच में आज मुझे आदर्श ग्राम निर्माण की बात कहने का मौका यहाँ मिला। आदरणीय बाबूजी ने 7 बिंदुओं से लेके परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस तरह से ग्रामोत्थान का प्रोग्राम इस भारतवर्ष के लिए एक स्वयं पूर्ण स्वयं शासित गांव बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने
जो हम सबके सामने जो मिसाल रखी है, ये भी आदरणीय बाबूजी से सुनने को मिला। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार जो शांतिकूप में है, इसके आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर से भी मुंबई में बात करने का मौका मिला। साथ साथ आदरणीय बाबूजी के साथ राजस्थान के जैसलमेर में भी वहाँ बात करने का और साथ में रहने का मौका मिला। मुझे गायत्री परिवार, विश्व गायत्री परिवार पूरी दुनिया में संस्कार के साथ साथ ये 7 बिंदुओं से लेके किस तरह से मैं पूरी मानव जाति का कल्याण करना चाहिए, ये बहुत पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी गायत्री परिवार से हो रहा है। विश्व गायत्री परिवार ये तो हमारी भारत की जो उच्च परंपरा रही है उसको पूरी दुनिया में ले जाने का काम है। इसलिए आज मुझे गायत्री परिवार के साथ जुड़ने का मौका यहाँ पर मिला। तो चुरे बाजार इसके ऊपर तो ज्यादा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे देश में 6.5 लाख से ज्यादा गांव, 2,47,000 पंचायतें, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसीलिए यही कहा था, चलो गांव की ओर। ज्यादातर आबादी और ज्यादातर भूमि जहाँ है वहाँ क्या करना चाहिए, एक तो स्वच्छ पीने के लिए पानी हो, सिंचाई के लिए पानी हो, बिजली हो, रास्ते हो, यातायात की अच्छी सुविधा हो, इसके साथ साथ क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और नशा मुक्त समाज होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो काम हम सब कर रहे हैं, तो मुझे भी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक्सीडेंटली गांव में जाके पंचायत का निर्विरोध सरपंच बनने के बाद काम करने का मौका मिला। जब एक सूखा पीड़ित गांव, हर 5 साल में 2 साल सूखा है, पथरीली जमीन है, लोग करीबन 4 माह के लिए गांव छोड़ के माइग्रेट होते थे, और 72 से लेके 82 तक 10 साल में 3 ड्राउट आ गए। उससे लोग भूख और के कारण गांव छोड़ के शहर गए। जो गांव में बचे, बस उनका एकमात्र काम था लोकल लीकर प्रिपरेशन और ड्रिंकिंग, गांव की शराब बनाना, पीना और लड़ाई झगड़े करना। तो इसी कारण चोरे बाजार एक अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक लिस्टेड गांव बना था। इस गांव में एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनती, 2 रूम में 4 क्लास चलते थे, बस 5th के बाद पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था। तो इसी कारण मैंने मेरी जो पढ़ाई है 4 क्लास के गांव में की, फिर रिलेटिव्स के पास जाने का मौका मिला, 7वीं तक पढ़ाई होगी, 8, 9, 10, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और जो अहमदनगर शहर में अच्छा क्रिकेट खेलने का मौका मिला, से मैं ऑल इंडिया खेल चुका हूँ, मुंबई पुणे में खेला, अच्छे जॉब भी हाथ में थे। लेकिन 89 में जब गांव आया, घर परिवार तो गांव में था, पढ़ाई और स्पोर्ट के कारण मैं बाहर जाया करता था। जब गांव आ गए तो गांव के यूथ और महिलाओं ने ज्यादा फोर्स किया कि भाई आप तो लिखे पढ़े हो, इस गांव के लिए हमारी ये बर्बादी जो चल रही है इसके लिए कुछ करने का प्रयास करो। और वहीं पर मुझे पूरे परिवार में अपोज किया। मेरी माँ तो निकल गई थी मायके कि भाई खुद का करियर का सोच, इस गांव के फ्यूचर के झंझट में मत फंसना। लेकिन जब मुलाकात हो गई, फ्लैग होस्ट करने के लिए 26 जनवरी 1990 में गांव गया, तो पूरा गांव ग्राम सभा में आया और ज्यादा महिलाओं ने फोर्स किया कि भाई देखो घर घर में नशा है, हम परेशान है, जनवरी के बाद पीने को पानी नहीं है, परेशानी हो गई। वो देखा तो मैं तो डर सा गया। ग्राम सभा में सभी ने अपनी अपनी प्रॉब्लम रखी। जब मैंने देखा इतनी सारी समस्या है तो इसका हल कैसे ढूंढना है, फंड कहाँ से लाने, उस वक्त तो कोई पंचायत का ऐसा कोई मिसाल नहीं था डेवलपमेंट का। मैं शुरू में डर गया तो 1 महीना गाँव ही नहीं आया।
मैंने कहा कि नहीं भाई, ये गांव में तो मैं नहीं काम कर सकता। फिर बाद में जब यूथ लोगों ने क्रिकेट के मैच रखी थी, इसे गांव में आ गया, देखा, तो जब परेशान महिला मेरे पास आ गई, अरे बाबा देख, तू लिखा पढ़ा है, कुछ हमारी समस्या के लिए कुछ कर। अब जब मैंने देखा, अरे बचपन कितना अच्छा था, हरे भरे पहाड़ थे, झरने का पानी हम पी लेते थे, कोई बीमार नहीं होता था। हर खेती बाड़ी में बांध के ऊपर आम का सीजन आ गया, आम खाने को मिलने के, जामुन खाने को मिलने के, बेर खाने को मिलने के, कस्टर्ड एप्पल खाने को मिलने के, ये सारे फ्रूट्स कहीं जंगल से मिलते थे या खेती बाड़ी से मिलते थे। गांव में किसी गरीब के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो सारे लोग दुख का बंटवारा करते थे, और कोई उत्सव आ गए तो एंजॉय कर लेते थे। उस वक्त लोग लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन वो कल्चर थे, लिटरेट नहीं थे। लेकिन जब ये देखा हमने कि बस क्यों ना बचपन वाला गांव तैयार कर, इसलिए शुरुआत मानव निर्माण से होना चाहिए, क्योंकि कोई तो नेतृत्व आ गया है, और सबको साथ लेके अगर काम करे तो गांव में बदलाव बहुत जल्दी आ सकता है। इसे मैंने जब शुरुआत की, एक काम किया, फिर दूसरा सामने आ गया। जब पहला काम हाथ में लिया तो एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन, जब ये काम दिया तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं, ये ठीक है, स्कूल तो बनेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधा होगी, लेकिन हमारे लिए पीने का पानी नहीं, खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं, फिर किसानी कैसी करनी, गांव में बिजली तक नहीं है, और कोई रास्ते इतने खराब थे तो कोई बीमार हो गया तो उसको बाय रोड लेके जाना मुश्किल था, उसको कंधे पे उठा के लोग लेके जाते थे। ऐसी हालत जब ये देखा मैंने, शुरुआत की तो स्कूल 4th स्कूल था, 7th तक गया, अभी 10th तक है। 50% बच्चे आउटसाइड से पढ़ाई के लिए गांव में आते, हमने डोनेशन नहीं लिया, लिटरेट करने का प्रयास नहीं, उनको कल्चर करने का प्रयास किया। और मेरे ध्यान में आया, तभी नेतृत्व निर्माण होगा जब संस्कार गांव में आ जाए, और संस्कार वो आध्यात्मिक होने चाहिए। फिर महाराष्ट्र की बहुत बड़ी संत परंपरा रही, संत ज्ञानदेव जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव महाराज जी, ये बड़े बड़े संतों के विचार, इसके साथ साथ गाडगे बाबा जिन्होंने स्वच्छता की ओर बहुत काम किया। उसके बाद वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, जिन्होंने ग्राम गीता के आधार पर बहुत बड़ा महाराष्ट्र में योगदान दिया। साथ ही में ये जब काम चल रहा था तो विनोबा जी की भी जो पावन भूमि है, वहीं से भी बहुत अच्छी प्रेरणा लोगों को मिली। जब ये सब देखा और शुरुआत हमने की तो पानी से लेके काम करना है। पहला 92 में हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम हाथ में लिया, और जब जंगल निर्माण का काम शुरू हुआ, एक जंगल तो निर्माण कर सकते हैं, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पालतू जानवर गांव में होते हैं। वो जानवर जंगल में गए तो लोग पेड़ काट के चूल्हे में जला डालते हैं। तो इसलिए हमने प्रयास किया वो कंट्रोल ग्रेजिंग का, जहाँ प्लांटेशन होगा वो 3 फेज में किया हमने। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड विलेज पंचायत ग्रेजिंग लैंड, और 3rd फेज में किया वो किसान होके खुद के अपने प्राइवेट ही लोग से, पहाड़ी थी वो प्राइवेट थी, ग्रेजिंग के लिए यूज की थी। तो पहला फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट पे प्लानिंग किया और वहां कंट्रोल ग्रेजिंग किया, पालतू जानवर वहां नहीं जाएंगे, काट के घास लेके आएंगे हम लोग, ओपन ग्रेजिंग करने नहीं देंगे। और इस तरह से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, जंगल निर्माण करीबन 10 लाख प्लांटेशन किया हमने, 90% सक्सेसफुल है। आज हम हिवरे बाजार में इतना कम 200-300 मिलीमीटर बारिश हुई, फिर भी आज खाली टाइगर नहीं है, पीकॉक है, हिरन है, इस प्रकार के लियोपर्ड भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से जंगल संरक्षण हुआ। उसके बाद हमने सॉइल कंजर्वेशन का काम हाथ में लिया, हमने एक एनजीओ बनवाई विलेज लेवल तक, और फिर गवर्नमेंट फंडिंग से हमने सॉइल कंजर्वेशन का काम किया, और 3rd फेज में ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट में वाटर कंजर्वेशन किया, और 4थी फेज में हमने जब पानी का स्तर बढ़ गया फिर बैंक को जोड़ दिया, और बैंक आ गई, फिर डेयरी डेवलप हो गई, गाय और भैंस गांव में आ गए, और गांव में आमदनी बढ़ गई।
ये 4 बेसिक सूत्र है हमारे, जो ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और थर्ड में एनिमल हस्बेंड्री। ये 4 बिंदुओं के ऊपर हमने ज्यादा प्रेशर दिया और इसका फायदा ये हुआ कि ग्राम सभा में हम लोगों ने कोई डिसीजन ली कंजर्वेशन के पहले। आफ्टर कंजर्वेशन क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी गलती यही होती है। एक बार अगर लोगों के कुओं में पानी चला गया तो लोग कहते हैं कि हम डिजाइन करेंगे कैसा फसल उगाना है। तो हमने पहला तय किया ग्राम सभा में, ट्यूबवेल कोई लेगा नहीं। अगर ट्यूबवेल लेनी है तो ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर, नॉट अलाउड फॉर इरिगेशन। और सिंचाई कृषि करनी है तो वो कुआ यूज करेंगे, डगवेल यूज करेंगे, ट्यूबवेल नहीं। इसलिए वाटर टेबल अच्छी रही हमारी। ट्यूबवेल तो 200 फीट 500 फीट जाती है और कुआ तो 50 फीट है। तो आज हमारे गांव में 31 मई को भी 30 या 40 फीट वाटर लेवल होती है, पानी का स्तर होता है। और दूसरा निर्णय हमारा महत्वपूर्ण रहा, वो निर्णय है ज्यादा पानी वाली फसल को बैन करना है। इसमें नंबर 1 शुगर केन, बनाना और हॉर्टिकल्चर, उसमें पोमोग्रेनेट हो या ग्रेप्स हो, ये सारी फसल गांव में चलती थी। लेकिन जब कुएं का पानी का स्तर नीचे नीचे जाने लगा तो लोग ट्यूबवेल की ओर जा रहे थे और उसी वक्त में गांव में आके गांव का पंचायत का सरपंच बन गया और वही 2 बिंदुओं के ऊपर ज्यादा प्रेशर किया, वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट। और इसमें ट्यूबवेल को बैन कर दिया और ज्यादा पानी वाली फसल को बैन कर दिया। बस यही हमारा सक्सेस है। और 95 में हम लोगों ने वाटर बजट रखा, रिचार्ज कितना है, रन ऑफ कितना है, ये ऑपरेशन कितना होता है और हमारे कुएं में पानी कितना मिलता है, वो उसके आधार पर हम लोगों ने प्लानिंग किया और वही प्लानिंग सक्सेसफुल रहा। इसके कारण गांव की गरीबी का स्तर कम होता होता गया। जिस गांव में 95% परिवार दारिद्र्य रेखा के नीचे थे, आज एक भी परिवार दारिद्र्य रेखा के नीचे नहीं। 70 परिवार जो मुंबई गए थे, पुणे गए थे, शहर गए थे गांव छोड़कर, वो वापस गांव में आ गए। उसमें 18 परिवार SC ST कम्युनिटी के। इस तरह से जो प्लानिंग किया और गांव में क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन की सुविधा आ गई। अच्छा, आज चुबरे बाजार ये तो वाटर बैंक कंसेप्ट से काम करता है। 300 मिलीमीटर रेनफॉल है, बस 100% रबी, 100% खरीफ, 70% रबी और 30% समर सीजन। अगर कम होगा तो समर का और रबी की फसल कम हो जाती है। इस तरह से जो प्लान तैयार हुआ उसके आधार पर खुशहाली से लोग जीते। आज गन्ना हो या बनाना हो, इससे 4 गुना ज्यादा पैसा लोग, बस ओनियन हो, पोटैटो हो, सभी टाइप की वेजिटेबल्स हो, फ्लोरिकल्चर हो, और अभी 4000 लीटर पर डे मिल्क कलेक्शन है। बस एक गांव बन गया। इसी अनुभव से मुझे महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की आदर्श ग्राम का अध्यक्ष बनवाया, जिसके पहले अध्यक्ष आदरणीय अन्ना हजारे जी थे। अभी मैं वो कमेटी का पीछे 13 साल से अध्यक्ष हूँ। सरकार में बदलाव आ गया, लेकिन सभी ने कहा पोपटराव जी आपका जो अनुभव है हम पूरे महाराष्ट्र के गांव के लिए यूज करेंगे। आज महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा गांव मॉडल गांव बन गए। आपने जो नाम लिया था जो रघुनंदन गुलाटी जी का, वो भी अच्छे फ्रेंड है मेरे। रघुनंदन जी हुरे बाजार आके गए, बहुत लोगों को भी लेके आए। वो खुद तो अच्छे बिल्डर भी है, अच्छे परिवार से है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो आमदनी है उसमें से कुछ मेरे गांव के लिए करना है। तो जालना डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक गांव अडॉप्ट किया। वहां जाके हमने ग्राम सभा भी करवाई और एक मॉडल गांव उन्होंने पानीदार भी, स्वच्छ भी और व्यसन मुक्त गांव बनाया। तो आपका जो गायत्री परिवार है या आपका देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आधार पर आप भी मध्य प्रदेश, कोलकाता, इंदौर में काम करते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश के कई 200 से ज्यादा पहाड़ियों के ऊपर आपने 500 जो रविवार है, सैटरडे काम किया और हरी भरी पहाड़ी बना दी।
इतना ही नहीं, इंदौर के पास आपने योग संस्कार का उपयोग करके आदिवासी बहुल जनजाति में एक अच्छा बदलाव भी लाया और इसके साथ साथ नशा मुक्ति का भी काम किया है। आप तो एजुकेशन में काम कर रहे, हेल्थ में काम कर रहे, वृक्ष निर्माण में भी काम कर रहे, संस्कार देने में भी काम कर रहे, से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष ये बहुत बड़ी परंपरा है पूरी मानव विश्व की मानव जाति के लिए। वसुदैव कुटुंबकम, पूरे विश्व का कल्याण सोचने वाली हमारी महान परंपरा है और इसी परंपरा में हम सब लोग काम करते हैं। प्रभु रामचंद्र या हमारे भूमिका ने पूर्वी विश्व का आदर्श राजनेता थे और जिन्होंने राम राज्य की नींव रखी, उसी नींव के आधार पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे जो अनुभव मिला एक गांव का, अभी वो 2 साल का मॉडल, जहां 50 से ज्यादा आत्महत्या हुई थी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट विदर्भ में, वो गांव जब आदर्श गांव में गोद लिया, वो 50 महिला आगे आई, उन्होंने गांव गोद लिया और हमने उनको सपोर्ट किया। पिछले 4 साल से वहां एक भी आत्महत्या नहीं। ये काम हुआ है। जहां मराठवाड़ा में भी पानी की समस्या थी, दवन गांव नाम का गांव लातूर डिस्ट्रिक्ट में, जहां लातूर में ट्रेन से पानी गया, लेकिन दवन गांव में खुद का अपना पानी का निर्माण किया। इतना ही नहीं, हमारे पास वाले बगल में हिवरे बाजार के एक पारनेर ब्लॉक है और वहां पर भालोनी नाम का 8-10 हजार आबादी वाला गांव है। वहां उनके ब्लॉक के 5 पार्टी के अध्यक्ष एक गांव में एक साथ मिलके आ गए, ग्राम सभा में काम किया। आज वो गांव करीबन 3 करोड़ रुपए का काम उस गांव में पिछले 2 साल में हुआ। वो पानीदार बन गया, नशा मुक्त बन गया और स्वच्छ और सुंदर गांव बन गया। तो ये मुमकिन है, हम गांव बना सकते, लेकिन नेतृत्व का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई नेतृत्व के लिए आगे नहीं आता, तब तक समाज साथ नहीं करता और ऐसी नेतृत्व की जरूरत है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र के ऊपर आई आपत्ति, हमारे ऊपर आपत्ति है। हम गांव समाज के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और संस्कार जो है हमारे, वो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नेतृत्व संस्कारित है, अध्यात्म की नींव है, तो मुझे लगता है गांव परिवार उनके साथ में आ गए। और एक बार अगर ज्यादा लोग साथ में आ जाएंगे तो आराम से एक गांव बन सकता है। जैसा कि आमिर खान जी, उन्होंने सत्यमेव जयते में भी हिवरे बाजार का एक एपिसोड बनवाया था पानी के ऊपर। बाद में 2016 में उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब थे, उन्होंने जब मीटिंग बुलवाई कि महाराष्ट्र में मूवमेंट बननी चाहिए सूखा हटाने की, तो पानी फाउंडेशन का निर्माण हुआ। तो पानी फाउंडेशन का बेस भी हिवरे बाजार ही था। उनके सीईओ जो रहे वो सत्यजीत जी भटकल, वो बहुत पॉजिटिवली उन्होंने महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मूवमेंट बनाई कि महाराष्ट्र में करीबन 20-25 हजार गांव में वो पानी के ऊपर अच्छा काम हुआ। और आज लॉकडाउन में भी पानी फाउंडेशन घर घर गांव गांव में जाके जिस किसानों का कुछ सब्जियां है या कुछ उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको मार्केट नेटवर्क देने के लिए प्रयास करता है। कई कारपोरेट के लोग आ जाते हैं। मैं तो इतना घूमता हूँ कि मैं मंथली 20 दिन बाहर होता हूँ और 4 से लेके 5,000 किलोमीटर हर महीने मेरा खुद का टूरिंग होता है। मंथली 2 या 3 स्टेट में जाना होता है। और इतना ही नहीं, हर साल मैं 10,000 से ज्यादा कॉलेज, MAW, NCC, NSS के यूथ में जाता हूँ। MBBS हो या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो। यही है कि हमारा फ्यूचर जो है वो विजन 2020 जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने सारे युवाओं को ले दिया था कि भाई भविष्य देश का आपके हाथ में है। और ऐसा युवा तो जो पहला राष्ट्र का बलवान बनाने के सोचेगा, खुद के घर परिवार को आगे लेने को सोचेगा, और जो 7 बिंदु परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहे थे, बस वो बिंदुओं को सपोर्ट करने का
एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आगे लेके जाने का प्रयास वो करेगा। बस इसी आधार पर मैं काफी घूमता हूँ, प्रयास भी करता हूँ कि कैसा करना है। मुझे भी आना है शांति कुंज हरिद्वार परिवार के साथ और करीबन 5-6 दिन वहां आना है, क्योंकि हिमालय एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक बहुत बड़ा काम देव संस्कृति विश्वविद्यालय से लेके किया है, वो भी देखना है। और मुझे मौका भी मिला बीच में, जो नासिक सिंहस्थ के लिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने कुछ लोगों को भेजा था, जहाँ मानसरोवर का जल लेके आने के लिए, और मुझे भी जाने का मौका मिला और वहाँ मानसरोवर में नहाने का मौका मुझे मिला और कैलाश का दर्शन भी लेने का मौका मिला, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पावर और शक्ति हमारे हिमालय ही है। और हिमालय के गोद में इतना बड़ा काम देव संस्कृति विश्वविद्यालय कर रहा, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में ये संस्कार जाना बहुत जरूरी है। ये संस्कार अगर विश्व में जाएंगे तो अपने आप नेतृत्व आ जाएगा, और नेतृत्व को संस्कार मिलेंगे तो गांव का निर्माण आसान होगा, क्योंकि गांव का निर्माण करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी समस्या होती है। जैसा डॉक्टर डीडी ओपीडी चलाते सुबह लेके शाम तक, ऐसी समस्या होती है हर गांव में, बांध से लेके खेती बाड़ी से लेके एजुकेशन से लेके हेल्थ और स्वास्थ्य से लेके, या आपस की लड़ाई से लेके राजनीति जाति पाति, उस सबको साथ रख के एक गांव बनाना बहुत मुश्किल है। और मैंने जो काम किया है शुरू में, पहले 2-3 साल बहुत लोगों के पीछे घूमा मैं। एक इंडो जर्मन का प्रोजेक्ट चल रहा था महाराष्ट्र में, उनके पास गया, मुझे मेरे गांव में कुछ करना है गांव के लिए। उन्होंने कहा आपके लोग तो नचपान करते, हम नहीं आएंगे। ऐसा घूमने के बाद मैंने का अध्ययन किया, हमारे देश में तो 7 लाख गांव है, 2.5 लाख पंचायती, 1-2 गांव लेके क्या करेंगे। तो ऐसा काम और ऐसा मिसाल तैयार करना, सभी गांव को प्रेरणा मिलेगी। तो स्पेशल फंडिंग नहीं, फंडिंग नहीं, या कोई मंत्री जी और विधायक और सांसद का फंड नहीं है, जो हमारी भारत सरकार की बजट है ग्रामीण विकास की, और राज्य सरकार की बजट है ग्रामीण विकास की, या ट्री प्लांट फॉरेस्ट हो, एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, बस उसी फंड से हम लोगों ने काम किया। अगर सरकार ने 1 लाख दिया तो हमने 1,25,000 रुपए का काम किया। लोकल कंट्रीब्यूशन और श्रमदान को जोड़ दिया, और इसी कारण हिवरे बाजार एक आदर्श मिसाल बन गई। और एक गांव बनने से नहीं चलेगा, तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट पूरे भारतवर्ष में बनाएंगे। तो इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। हिवरे बाजार एक छोटी पंचायत है, और पंचायत का सरपंच का नाम और उनका जिक्र 24 अप्रैल 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये गांव का सम्मान है इस हिंदुस्तान के 7 लाख गांव और 2.5 लाख पंचायतों का। और साथ साथ जब अभी 25 जनवरी का अनाउंसमेंट हुआ, तो पोपट राव जी को पद्मश्री का अनाउंसमेंट हुआ, तो खुशी मुझे ये हुई कि फर्स्ट टाइम भारत सरकार ने अपनी बजट में 100 डिस्ट्रिक्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए सिलेक्ट, 8,000 गांव वाटर बजट के लिए सिलेक्ट किए। और 17 मार्च से ही शुरुआत होने वाली थी राजस्थान से। वो 8,500 से कुछ सरपंचों को 3-3 दिन का ट्रेनिंग हिवरे बाजार में करवा रहे, और उसी वक्त पद्मश्री मिला है। ये सम्मान भारतवर्ष का पंचायत राज और गांवों का सम्मान है। जिस वक्त दुनिया में 100 से ज्यादा देश पानी का संघर्ष कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में पानी की समस्या है, और उसी वक्त वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट के आधार पर जिस गांव ने काम किया, उस गांव मेरा खुद का सम्मान नहीं, ये भारतवर्ष के सभी गांव का सम्मान है, सभी संस्थाओं का सम्मान है, या सभी विश्वविद्यालय का सम्मान है। तो जो हेल्थ, एजुकेशन, जल ग्रहण, पर्यावरण,
व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति में काम करता है, उन सभी का सम्मान है, क्योंकि हिवरे बाजार में संस्कारक्षम पढ़ाई है का काम है। एक मच्छर दिखाओ 100 रुपए ले लो, ये नारा है हमारा। और एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए गांव के लोगों ने मस्जिद का निर्माण किया। आज मुस्लिम भाई भी मंदिर में आते हैं, राम रक्षा और हनुमान चालीसा का पठन करते हैं। क्या मैं मस्जिद में जाऊंगा तो थोड़ी मुस्लिम बनूंगा? उस तरह से सभी हमारे जो संस्कार है वो मानवीय कल्याण के हैं। और भारत संस्कृति ये जो है कौटिल्य के ग्रामायण तक जाएंगे हम, तो ग्राम आधार और ग्राम उत्थान हमें देखने को मिलता है। गांव की चौरा हो, गांव की चावड़ी हो या गांव की ग्राम सभा हो, एक गांव लेके ही बलशाली भारत का सपना है। इसलिए आर्य आ गए, मुगल आ गए, निजाम आ गए, पुर्तगीज आ गए, डच आ गए, फिर भी हमारे गांव बिगड़े नहीं थे, गांव आजाद थे। लेकिन जब अंग्रेज इस देश में आ गए, सबसे पहले उन्होंने जो आजाद गांव थे वो आजाद गांव को खत्म कर दिया। लॉर्ड मेकाले ये ऐसा आदमी था कि जिन्होंने ब्रिटिश संसद में रखा था, जो बात रखी थी कि अगर इस देश के ऊपर 200-500 साल राज करना है तो पहले इस गांव को खत्म करना चाहिए। और गांव तभी खत्म हो गए जब इस देश का गुरुकुल खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें वापस गुरुकुल लाना है और गुरुकुल के आधार पर गांव का पुनरुत्थान करना है। यही मुझे लगता है परम पूज्य गुरुदेव जी की सिखवन है हम सब के लिए। और हम सब मिलके गांव निर्माण के लिए अपना खुद का अनुभव शेयर करेंगे और सभी गांव को बलशाली बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है बात और समय की भी पाबंदी है, इसलिए मैं मेरी बात यहाँ पर रखता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सब गायत्री परिवार के साथ बात करने का मौका मिला, अभी आपके साथ रहने का मौका। परम पूज्य बाबूजी और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर से भी मैं विनती करूंगा, मैं मेरे परिवार और गांव के कुछ लोगों को लेके, कुछ बच्चों को लेके मैं हरिद्वार शांति कुंज आ जाऊंगा और वहां कुछ दिन बैठ के आपसे भी कुछ नई ऊर्जा लेके वापस गांव में जाऊंगा। हरिओम। सर कि आप गायत्री परिवार की ओर से आपको सादर आमंत्रण है, आप आइए और शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सपरिवार और हिवड़े बाजार के बहुत सारे जो युवा साथी हैं जो आना चाहते हैं वो आएं और निश्चय ही आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी वहाँ। आपसे बहुत सारे प्रश्न हैं, आपने बहुत ही विस्तार से बताया और बहुत कुछ हमने पहले से हमें पता भी है, लेकिन आपने फिर से जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको आपने बताया कि किस तरह से आपने हिवड़े बाजार के लिए कार्य किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुछ प्रश्न है आपसे सर कि शहर के लोग किस तरह से गांव में विकास कर सकते हैं, कि जो लोग गांव में रह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग करना चाहें जो शहर में रह रहे हैं, वो किस तरह से गांव के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? आज एक अच्छा सवाल जया जी आपने उठाया, क्योंकि हमारा देश का निर्माण ऐसा है कि गांव और शहर, आजादी जब मिल गई तब गांव और शहर एक साथ चल रहे थे। वो सब नेचर के साथ और हमारे प्रकृति के साथ मिलके, जो हमारे 27 नक्षत्र और 12 राशि है, उसके आधार पर हमारी डेवलपमेंट, शहर और गांव। और जो आजादी के बाद जो शहर निर्माण की बात हो गई तो गांव पीछे पड़ गए और गांव में कुछ नहीं हुआ करके लोग गांव छोड़ के शहर गए। तो ये भारत है, दूसरा इंडिया है और तीसरा इंडो भारत है। जो भारत है वहां कुछ कमी नहीं है, जैसा कि मलबार हिल हो या बड़ी बड़ी जो सुरक्षित स्थल है हमारे देश के, वहां जाके लोग बैठे, वहां कोई कमी नहीं है। और दूसरी जगह यह है कि इंडिया है, और इंडिया जो गांव भारत में है और इंडिया सुरक्षित है।
और तीसरा जो इंडो भारत बन गया वो सारा स्लम है, तो जो भारत में भी नहीं और इंडिया में भी नहीं। तो हमें फोकस वही करना है कि हमारी स्लम जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक शहर सुरक्षित नहीं रहेंगे और गांव भी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। इससे जो लोग शहर है, आज कोविड-19 से हमने सीख मिली है कि अभी सीख लो, चलो भाई हमारा गांव भी सुरक्षित है। सब लोग गांव छोड़ के शहर छोड़ के गांव पलायन कर रहे थे। क्यों? कि उनको लगा नहीं भाई गांव ही सुरक्षित है। इसे गांव को सुरक्षित रखना है, हमें एग्रो इंडस्ट्री की ओर जाना है। गांव में जो निर्माण होगा वो गांव में ही उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके रोजगार वहां बनेगा, तो लोग शहर नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारी शहरों की कैपेसिटी खत्म हो गई है कि वहां जमीन ही नहीं बची है। इससे जो आउटलेट से हमारे सिटीज के गांव से लोग जाते हैं तो रेलवे लाइन, उसके साथ गवर्नमेंट जमीन जो है और जो कैनाल्स है, नदियां है, उसके बगल में जाके बैठे, आउटलेट ब्लॉक हो गए, इससे पानी भर गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा शहरों का हो रहा है। इसलिए जो शहर में उनके पास जो है वो गांव को सपोर्ट करेंगे, और जो शहर में नहीं है जैसा कि अनाज हो, सब्जियां हो, दूध हो, वो गांव से शहर आएगा। और गांव और शहर बनेगा, तुम पाकिस्तान क्या, चीन क्या, पूरी दुनिया की नींव हिला देंगे। इसलिए जो ताकत है हमारी वो गांव में है और सुरक्षित शहरों में। वरना अगर गांव और शहर की लड़ाई ऐसी चलती रही तो हमें चाइना और पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपस में इतनी लड़ाई रहेंगी। इसलिए हमें जो प्रयास है, जो शहर में है वो गांव को सपोर्ट करेंगे, जो गांव में है वो शहर वालों को सपोर्ट करेंगे, और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, शहर अपने आप सुरक्षित भी, हाँ, अपने आप। एक और प्रश्न है कि जो आदर्श गांव की जो परिकल्पना है उसको राष्ट्र पर हम कैसे ले जा सकते हैं उसको? की परिक्रमा ऐसी है कि जब अगस्त क्रांति की गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, तभी अग्रणी स्वतंत्र सेनानी अच्युत रावजी पटवर्धन, आप सबको पता होगा, अच्युत रावजी और राव साहब पटवर्धन बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे। अपना घर परिवार सब छोड़ के इस देश की आजादी के लिए पूरा वक्त और पूरी जवानी की कुर्बानी दे दी थी। तो अच्युत राव जी ने मुंबई, जब सुधाकर राव नायक जी मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने सभी सेनानी बुलाया था। तो क्या होना चाहिए महाराष्ट्र में? तब अग्रणी स्वतंत्र सेनानी अच्युत राव जी पटवर्धन जी ने कहा कि भाई बहुत कुछ तो हमारे देश में हुआ है, महाराष्ट्र में ऐसा करो, जो सपना था आदर्श ग्राम का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, और ग्राम निर्माण का जो राम राज्य की परिकल्पना थी, इससे लेकर रालेगांव सिद्धि में अन्ना जी जो प्रयास कर रहे हैं, बस हर महाराष्ट्र के ब्लॉक में ले जाए, भाई इससे आदर्श ग्राम की शुरुआत हुई। 7 सूत्र जिनका आदरणीय बाबूजी ने जिक्र किया, वही 7 सूत्र थे जो आदर्श ग्राम में आ गए। एक था चराईबंदी, कुल्हाड़बंदी, नशाबंदी, परिवार नियोजन, श्रमदान, और उसको बाद में मैंने जब अध्यक्ष बन गया तो 2 को जोड़ा था, ये पंचसूत्री को 7 सूत्री बनाया। एक था लोटाबंदी, यानी लोटा लेके कोई रोड के ऊपर नहीं बनेगा, हर गांव में घर में शौचालय और उसका यूज होगा। और दूसरा वाटर बजटिंग यानी वाटर मैनेजमेंट, ये 7 सूत्रों के आधार पर किया था। बस यही हम आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। और आदर्श ग्राम जैसा है कि क्योरे बाजार लेके हम हिमाचल में जाएंगे तो नहीं है, क्योंकि वहां की सिचुएशन, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन और वहां की समस्या जो है उसके आधार पर हमें प्लानिंग करना चाहिए। कॉमन फैक्टर एक ही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, स्थानिक समाज जो है उसकी भागीदारी और गवर्नमेंट का सकारात्मक सपोर्ट, ये हुआ। और किसी एनजीओ हो या कोई गायत्री परिवार हो जो खाली लीडरशिप देगा और समुदाय और सरकार को जोड़ेगा तो अपने आप गांव आदर्श बनेगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे से आपने बताया सर। एक पुनीत जायसवाल जी जो हैं वो, उन्होंने एक प्रश्न किया है
कि ग्रामोत्थान के लिए आप कुछ बड़े शॉर्ट एंड सिंपल टिप्स बता दें कि जो सरल तरीके से लोग कर सकें, कैसे कर सकते। ग्राम उत्थान को कैसा है कि सरकारी भाषा तो बहुत हेवी होती है, तो लोगों को सिंपल उनकी जो लैंग्वेज है उसमें बताना बहुत जरूरी है। जी तो इसलिए लैंग्वेज ये है कि कुछ नहीं, जो समस्या अपने गांव की है वो पहला ग्राम सभा में बैठ के, कोई तो लीडरशिप चाहिए, लेकिन लीडरशिप पंचायत हो, एनजीओ हो, गवर्नमेंट हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो आगे आएगा, गांव की समस्या का हल ढूंढेगा, उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा और वे लोगों के साथ भागीदारी करवा के उसको सीएसआर हो या कंट्रीब्यूशन हो लोकल, वो सपोर्ट करेगा, लेकिन क्वालिटी वर्क होगा और टेक्निकली परफेक्ट होगा। हिवरे बाजार में जो काम हुआ 200 साल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, 100 तो साल नहीं, तो इस तरह से टेक्निकली परफेक्ट सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि गांव के साथ टेक्निक नहीं, तो टेक्निक कहीं बाहर, और लोकल नॉलेज गांव का होगा, लोकल नॉलेज, टेक्निकल सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, और बस उसके बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी गांव समाज उठाएगा, और ये एक बार हुआ तो अपने आप गांव बनेगा। आदरणीय श्री डीपी सिंह जी, बाबूजी से एक प्रश्न है कि हर व्यक्ति कैसे ग्रामोत्थान के लिए अपना योगदान दे सकता है। अभी देखो, अभी वक्त आ गया बाबूजी, अच्छा सवाल उठाया आपने, क्योंकि हर अभी व्यक्ति का योगदान कैसे। ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। जो डरेगा, शोले पिक्चर में था ना, जो डर गया समझो मर गया। इस तरह से हमने भी पॉजिटिव लिया, कोविड-19 तो आ गया, तो हमारा ग्राम सुरक्षा का एक नेटवर्क है, हमने मैसेज दिया 30 सेकंड का, 800 मोबाइल कनेक्ट है, जो शहर में है सुरक्षित है तो वहां रहो, सुरक्षित नहीं तो हम व्हीकल भेजेंगे, गांव आ जाओ, गांव आ गए, घर में क्वारंटाइन हो गए। उसके साथ साथ रेशनिंग हो, पंचायत हो, बैंक हो, डेयरी मिल्क कलेक्शन हो, वहां डिस्टेंस रख के काम करेंगे। इससे 1.5 करोड़ रुपए का काम गांव के लोगों ने लैंड लेवलिंग या जलग्राम प्रोग्राम का खुद के पैसे से गांव में किया। कोई पुलिस वाला गांव में नहीं आया, क्योंकि उनको पता था हिवरे बाजार में डिसिप्लिन है और वो कोई गड़बड़ी नहीं करे। सेकंड फेज में हमने ये किया कि आदत तो लोगों को पहले से ही थी हाथ धोने की, क्योंकि 92 में टॉयलेट बनवाए हमारे गांव में, तो सैनिटाइजर लोग यूज ही करते थे, तो अपने आप को आदत लग गई। गांव में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना था उसका मार्केटिंग भी किया, और साथ साथ में हमने टेम्परेचर का मशीन लिया और पूरे परिवार का टेम्परेचर लिया। अगर 98 से ज्यादा टेम्परेचर किसी को आ गया तो स्वैब टेस्ट के लिए हम सिविल हॉस्पिटल भेजेंगे। तो गांव में एक भी 98 से ज्यादा टेम्परेचर वाला नहीं था, खांसी नहीं थी, सर्दी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, लोग खुशहाल रहे। और एक मैसेज गया, कोई भी कहीं से आ गए अचानक रात में तो 30 सेकंड का कॉल जाएगा, वो जहां है वहां ही खड़ा रहेगा। और इसका फायदा ये हुआ कि 100% गांव सुरक्षित रहा। फिर हमने वापस जो अध्ययन किया दुनिया भर का गांव का, और इसे लिया कि नेक्स्ट ईयर हम 20 मार्च सेलिब्रेशन करेंगे, 20 मार्च कोविड-19 का सेलिब्रेशन, 10 दिन का लॉकडाउन करेंगे हम गांव में, लॉकआउट, और पूरा गांव एक साथ आएगा। और 10 दिन हमारा प्लान बन रहा है, वो 10 दिन में क्या करना है, क्योंकि हमने देखा पूरी पहाड़ी, आप सबने तो देखा है, पूरा हिमालय का दर्शन दिल्ली से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, मंदिर का दर्शन हुआ, साथ साथ रोड एक्सीडेंट तो खत्म हो गए, साथ साथ जो शादी में खर्च बढ़ रहा था वो 50 तक आ गया, हो गया जी। साथ शराब नशाबंदी हो गई, और जो ढाबा और होटलिंग कर रहे थे वो घर में खाना कर रहे। किचन फॉर हेल्थ ये कंसेप्ट पिछले 5 साल से गांव में कर रहे हैं हम, नहीं तो आज किचन फॉर टेस्ट, और इसी कारण यूरोपियन कंट्रीज फेल हो गई। अभी अडॉप्ट करेगी वो, हमारा जो कल्चर है ना हिंदुस्तान का, इस देश का, ये संस्कार बाहर जाएंगे, वो कहेंगे कि हमारा देश का महाभारत में क्या कहा, रामायण में क्या, गायत्री परिवार में क्या कहा, गीता परिवार में क्या कहा, संस्कार क्या है। संस्कार लेके वो लोगों को डिसिप्लिन,
क्वारंटाइन करना हमारे कल्चर में था, घर जी परिवार में था। सही है, वो अपने आप को हमसे सीखेंगे और हमारा जो कल्चर है ना, अभी वही यूरोपियन कंट्रीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कोविड-19 विश्व गुरु की फर्स्ट स्टेज है और ये स्टेज इतनी मजबूत बनेगी तो ये हिंदुस्तान मोर देन 30% जो निर्यातक्षम बनेगा। बस यही बात है। ठीक है जी, बहुत आपने बहुत विस्तार से बताया। बाबूजी, आपसे एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर तो आदरणीय सर पोपटराव पवार जी ने दिया। आपसे एक प्रश्न है कि शहरीकरण और ग्रामोत्थान, क्या इन दोनों का समन्वय संभव है? ये तो गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ये तो समन्वय होता ही है और होता ही रहेगा। एक वन वे ट्रैफिक चल पड़ा था गांव से शहर की ओर पलायन, और शहर में स्लम्स हो गए, मोटापा बढ़ गया, बदसूरत हो गए। जो आप देख रहे हैं अभी पोपट भाई साहब ने जो भी बात बताई वो एकदम सही है। और अब फिर जो रिवर्स माइग्रेशन है वही इसका इलाज है। और रिवर्स माइग्रेशन में जो काम गांव में संभव है वो में ना हो तो फिर शहर भी सुखी रहेंगे, गांव भी सुखी रहेंगे। शहर में उतना ही रहने की आवश्यकता है जितनी उनकी कैपेसिटी संभालने की। अभी आप देखते हैं स्लम्स वहाँ की प्रॉब्लम, रोड जाम, बच्चों की पढ़ाई के लिए दाखिले के लिए मारामारी, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो गांव से आदमी आ गया शहर में और शहर में उसके लिए जगह नहीं थी, तो वो जो पलायन वन वे हो गया था, अब रिवर्स पलायन कोरोना ने जबरदस्ती कराया है। अब ये टिकाऊ होगा आगे चल के, क्योंकि जिस टाइम ये लोग पलायन किए थे उस टाइम गांव में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो इस पिछले 20 सालों में हुआ है। 20 साल पहले टेलीफोन लेने के लिए कितनी मारामारी थी, अब हर आदमी की जेब में फोन है, बिजली भी है, सड़कें भी हैं, पानी भी है। इसलिए अब उनको दिक्कत नहीं आएगी कि शहर जाने की इच्छा होगी। अब वो लोग जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है परमानेंट होगा, और इसके अलावा फ्यूचर में भी ये बढ़ेगा। शहर शहर रहेंगे, गांव गांव रहेंगे। शहर का अपना महत्व है। हर गांव में तो एयरपोर्ट बन नहीं सकता, हर गांव में यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती। जो सुविधाएं शहरों की हैं वो शहरों में ही रहेंगी, जो सुविधाएं गांव की हैं वो गांव में रहेंगी, और यही दोनों का समन्वय बनेगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया बाबूजी। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है। पर जो आपने विचार आप दोनों ने दिए, आप दोनों प्रतिनिधियों ने, वो निश्चय ही हमारे श्रोता, हमारे दर्शक उन्हें सुन के लाभान्वित होंगे। और जो परम पूज्य गुरुदेव की जो योजना है, ग्राम तीर्थ योजना, वो दिनों दिन उसमें उन्नति होती जाएगी और हम सब उसके भागीदार बनेंगे। ये निश्चय ही इस ज्ञान सभा के आयोजन से ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। इसके पहले कि कार्यक्रम समापन हो, एक प्रज्ञा गीत हम सुनेंगे और उसके बाद कार्यक्रम समापन पे शांति पाठ होगा। यह गीत जो है ये संजीवनी पुस्तक से लिया गया है, जो शांति कुंज गायत्री परिवार की पुस्तक है, और इसे संगीतबद्ध किया है श्रुति वाकनार जी ने, और इससे गाया भी उन्होंने ही है। आइए सुनते हैं ये सुमधुर गीत। ग्राम स्वावलंबन का हमने शुरू किया अभियान, मिलकर करें सभी श्रमदान, गांव की बढ़े इसी से शान। हर मानव बने सभी गुणवान। गाँवों में
श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रत्येक रविवार 4:30 बजे, सायं 4:30 से 5:30 हमारा यह ज्ञान सभा का कार्यक्रम होता है, जिसमें समाज के विभिन्न विषयों को उठाया जाता है और विभिन्न विचारकों को हमारे इस मंच पर हम बुलाते हैं, उनसे उनके विचार सुनते हैं। कार्यक्रम की समाप्ति हम शांति पाठ से करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे साथ मन में शांति पाठ का उच्चार करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। हमारे दोनों प्रतिनिधि, हमारे विचारक आदरणीय श्री डीपी सिंह बाबूजी, आदरणीय पोपटराव पवार जी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सादर प्रणाम।